किसी को दर्द ए दिल सुनाने में क्या रखा है। किसी को दर्द ए दिल सुनाने में क्या रखा है। किसी का दर्द ए जिगर सुनने में क्या रखा है। वह तो आदत सी हो गई है उदास रहने की, वरना उदास रहने में क्या रखा है। सभी सम्माननीय साथियों को यथोचित अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल। आज दिनांक 28 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, और शुक्रवार में दिन होता है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो उपस्थित हूँ साथियों, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 110 के साथ। और मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली 2 स्टोरियों के बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और रिकॉर्डिंग क्लब का प्रत्येक सक्रिय सदस्य यही अपेक्षा मिलता है कि उसे कुछ मिले या ना मिले, प्रतिक्रिया अवश्य मिले। तो आप बताएं, यदि अच्छी नहीं लग रही हो तो फिर एक ही ऑडियो में रिकॉर्डिंग क्लब में मैं अभी विराम दूंगा और फिर कोई और साथी इस काम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब का कारवां तो चलता रहेगा। संदीप जी अकेले जरूर चले थे, मगर आज एक कारवां उनके साथ है, एक काफिला उनके पीछे है, तो काम चलता रहेगा। किंतु हम सभी की यह अपेक्षा रहती है कि रिकॉर्डिंग क्लब को आपका सहयोग मिले। सहयोग आर्थिक रूप से हो तो सोने पे सुहागा हो जाए, और आर्थिक ना भी हो तो फिर प्रतिक्रियाएं तो मिलना ही चाहिए। तो इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। शुरू करते हैं मेरे जीवन के सफर को। पिछले सप्ताह जब हमने पड़ाव लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि मेरा हायर सेकेंडरी के पश्चात फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका था। एडमिशन संबंधी सभी परिस्थितियां आपके समक्ष मैंने रख दी थी, और मैंने जिक्र किया था कि मेरी दोस्ती सामान्य साथियों से हो गई थी और काफी दोस्ती हुई थी, और उनके संगति में मैं ऐसी गतिविधियों में भाग लेने लगा था जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और अंत में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त एक शाम को मेरे घर आ गया, जहां पर मैंने आपसे विदाई ली थी। अब इसी पड़ाव, इसी सफर को आज आगे बढ़ाते हैं। तो वह मेरा दोस्त जो उस अंधेरी शाम में मेरे घर पर आया था, उसने कल्पना नहीं की थी कि इंदौर जैसे शहर में भी अभी भी इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मकान मालिक से विवाद के कारण हमारे घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। तो जब उस दोस्त ने देखा और मेरे सारी परिस्थितियों को देखा कि मैं कैसेट से पढ़ता हूँ टेप रिकॉर्डर में सेल लगा के, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, यार इतने दिन से तूने मेरे को क्यों नहीं बताई ये सारी बातें। तो चूंकि वो एक उसका स्टैंडर्ड अलग था, तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो अनायास उस दिन घर पर आ गया। मैंने पिछले बार जिक्र भी करा था कि कॉफी हाउस वगैरह वो जाया करते थे और जबरदस्ती मुझे लेकर भी जाते थे। तो जब वह घर पर आ ही गया तो उन सारी सच्चाइयों से उसका भी सामना हो गया। मेरा यह दोस्त आज भी उतना ही जिगरी यार है जितना कि उस समय हुआ करता था। तो इनका नाम था सतीश गहलोत। सतीश गहलोत जो है वो मूलतः आगर मालवा, जो कि अब मध्य प्रदेश का एक जिला हो गया है, यहाँ के मूल निवासी थे। और अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए ये इंदौर गए थे। तो इंदौर में इनके कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो वहां पर इन्होंने रूम ले लिया था
और रूम पर ही अपनी पढ़ाई करते थे। सुबह कॉलेज आते थे और कॉलेज के बाद वापस अपने रूम पर चले जाते थे। जब सतीश ने मुझे कहा कि मैं रूम पर अकेला पढ़ता हूं तो तुम मेरे रूम पर आ जाया करो, तो मैंने कहा कि काफ़ी दूर है, करीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी थी, क्योंकि ये इंदौर से सटे एक गांव है बीजलपुर, जो कि राजेंद्र नगर से आगे आता है। वहां पर इनका रूम था और इनके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार की इनकी एक सिस्टर वहां पर अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनकी ससुराल थी सिस्टर की, तो सिस्टर ने अपने पास में ही अपने घर के कुछ दूरी पर इनको रूम दिलाया था और खाना कभी सिस्टर के यहाँ जाते थे और कभी शौक प्रति स्वयं भी बनाते थे। तो मैंने बोला, यार सतीश इतना दूर आना पॉसिबल नहीं होगा। तो बोले, मैं भी तो आता जाता हूँ। मैंने, ठीक है, तुम आप कॉलेज के हिसाब से आते हो, उस समय ट्रेन रहती है, वैसी टाइमिंग से तुम आते जाते हो। तो फिर उसने बताया मुझे दूसरे दिन कि जब हम कॉलेज में गए, उस दिन तो ऐसी बातें हो गई। दूसरे दिन जब कॉलेज में गए तो बंदे ने पूरी मेरे लिए, कहना चाहिए, एक होमवर्क करके रखा था और उसने बताया कि ट्रेन इसी समय है और अब कुछ दिन बाद हम कॉलेज आना भी बंद कर देंगे अपनी परीक्षा की तैयारियों को लेकर। तो तुम ऐसा ऐसा टाइम जमा सकते हो और इसी समय आ जा सकते हो, और कोशिश यही रहेगी कि रात में तुम वहीं रुको, सुबह आओ। तो फिर ठीक है, क्योंकि उससे इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती हो भी और मुझे सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि इतने सेल खरीद पाना कुछ मुश्किल वाला काम था। तो तय तो यही हुआ कि तो कॉलेज आता है, ऐसे भी कॉलेज आ ही जाता है पैदल, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और रेलवे स्टेशन पार करके ही कॉलेज आता है। मैंने, बात सही है। तो फिर उसने मुझे ट्रेन के टाइम दे दिए कि इस समय ट्रेन चलेगी और यहाँ यहाँ उतरना है और ऐसे आना है। तो 1-2 दिन तो वो मुझे रेलवे स्टेशन लेने भी आ गया। अब इंदौर से जो ट्रेन चलती थी उसके तीसरा स्टॉप था। इंदौर से ट्रेन चलती थी तो सैफी नगर, फिर लोकमान्य नगर और फिर तीसरा राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर मुझे उतरना रहता था। राजेंद्र नगर से 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर है बीजलपुर, वहां फिर वॉकिंग करके ही जाना पड़ता था। तो 1-2 दिन उसने मुझे दिखा दिया सब कि यहाँ उतरना है, और ऐसे रोड, एक एबी रोड होता था जो इंदौर महू जाता है, उस रोड को पार करके फिर बीजलपुर जाना पड़ता था। तो 2 दिन उसने मुझे बता दिया। फिर सिलसिला चालू हो गया। मैं शाम के टाइम जाया करता था बीजलपुर और सुबह 9-9:30 बजे तक घर आता था और 4-5 बजे वापस चले जाता था, कि दिन का मैं खाना घर से खा के जाता था और कभी कभार शाम का ले जाता था, फिर लेकर जाता था तो दोनों का लेके जाता था। तो इस प्रकार से मेरी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई उसके यहाँ संपन्न हुई। जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी उसके लिए राइटर की व्यवस्था भी सतीश ने ही करी थी। सतीश की जो बहन थी, कजिन बहन, उनकी देवरानी के लड़के को, यानी कि सतीश के भांजे को ही मेरा राइटर बना दिया गया। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर 3 साल तक जब हम दोनों एक ही कॉलेज में रहे, तो सतीश का जो भांजा था पंकज चौहान, उसने ही मेरे पेपर लिखे। तो ऐसा करते हुए फर्स्ट ईयर में भी जो है सतीश की सहायता से परीक्षा पास हो गया। सहायता से मतलब उसने सहयोग दिया पढ़ने के लिए मुझे, अपना रूम, वो अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई करता था। तो कभी कभार वो मेरी कैसेट भी रिकॉर्ड कर दिया करता था, खुद याद करता था जब दिन में, तो मेरे लिए वो कैसेट रिकॉर्ड भी कर देता था कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वही पढ़ाई तो भी कर, क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट हमारे सेम थे। तो उसकी आवाज में वो रिकॉर्ड भी करता था। तो मैंने काफी पढ़ाई की उसी से। तो कह सकते हैं कि उसका एक अमूल्य सहयोग रहा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। अब फाइनल ईयर में एक और बात आई। सतीश का घर तो खुला ही था, लेकिन फाइनल ईयर में मैंने
बिजलपुर के स्थान पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मेरी समस्याएं सभी के समक्ष थी। ऐसे में हमारे एक वरिष्ठ हैं, हरिओम पंडित दृष्टिबाधित हैं, और वो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में सेक्रेटरी निर्वाचित हुए। तो उन्होंने मेरी व्यवस्था जो डॉक्टर हेलन केलर शिक्षा अकादमी थी उसी में कराई, और यह अनुबंध हुआ कि जब स्कूल टाइम रहेगा तो मैं प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा, उनको ट्यूशन टाइप का मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बदले में मुझे हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। तो फिर मैंने सतीश को बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, मेरे को काफी समय बचेगा और यहाँ पर मुझे सारी सुविधाएं मिल रही, मैं इसी स्कूल से पढ़कर पहले निकला हूँ। तो सतीश ने बोला अगर तेरे को ये अच्छा लगता है तो फिर तुम यह भी कर लो। तो फाइनल ईयर मैं प्रकाश नगर में रहा। दोपहर में बच्चों को पढ़ाया करता था, या शाम को अगर दोपहर में बच्चे अपनी क्लास करते थे फिर मैं शाम को पढ़ाता था। ऐसे करके मैंने फाइनल ईयर भी मेरा पास हो गया। अब फाइनल ईयर के बाद मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था और उस कॉलेज में था नहीं। सतीश भी अपने आगे की एमए, क्योंकि उसको इंग्लिश लिटरेचर से करना था, तो फिर उसने भी कॉलेज चेंज करा और हम दोनों ने एमए में जीएससीसी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो भोरकुआं पर है उसमें एडमिशन लिया। किंतु अब दोनों की क्लासेस जो हैं वो अलग हो गई थी। मैं पॉलिटिकल साइंस में चला गया और वो अंग्रेजी साहित्य में चले गए। लेकिन कभी कभार, क्योंकि फिर टाइमिंग अलग हो गया, तो हम दोनों का मिलना मिलाना समय समय पर जारी रहा। अब चूंकि फाइनल ईयर पास हो गया था, 2003 की मैं बात कर रहा हूं। 2003 में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ ने फिजियोथेरेपी सेंटर चालू करा, डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन विद्यालय में ही। तो फिर मेरे सामने ये विकल्प खुला कि मैं जो हूं फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लूं, ताकि मेरी जो यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था है रहने की, कम से कम उसको विराम लग जाए। और क्योंकि फिजियोथेरेपी सेंटर नया नया खुला था तो उन्हें भी स्टूडेंट की आवश्यकता थी, और जो रिक्वायरमेंट थी उनकी 12वीं पास वगैरह, तो उसको मैं फिलअप कर रहा था। तो फिर मैंने अपने वरिष्ठ से सलाह मशवरा करते हुए, चूंकि मुझे तो स्थायी रूप से रहना था, तो फिर यही हुआ कि बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी तो तुम फिजियो में एडमिशन लो। तो फिर मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया। इन्होंने ये कंडीशन रखी कि इस समय आप दूसरा कोई काम नहीं करोगे, आप केवल फिजियोथेरेपी ही पढ़ोगे, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। औपचारिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन अनौपचारिक रूप से मेरी जो पढ़ाई थी वह जारी रही, क्योंकि इनका कहना था कि अब आप कॉलेज नहीं करोगे, केवल एक समय में एक ही डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करके इनके सामने, यानी कि प्रकाश नगर के वालों के सामने, मैं कभी भी कॉलेज नहीं गया। और यहाँ पर मेरे दोस्तों ने अहम भूमिका निभाई। मेरा कॉलेज में एडमिशन कराना, टोटल मेरा काम मेरे दोस्तों ने कर दिया, जो मेरे अन्य क्लासमेट थे, जिसमें संजय राठौर जी का विशेष योगदान रहा। इन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म भी लिया, भरवा भी दिया, फॉर्म जमा भी कर दी, फीस वगैरह सब जो मेरे से हालांकि लेके मेरे से गए, लेकिन मेरे को कॉलेज जाना नहीं पड़ा, और इन्होंने मेरा कॉलेज वगैरह फॉर्म जमा करा दिया। पढ़ने के लिए कैसेट्स की व्यवस्था हमने कर ली, क्योंकि दूसरे और भी साथी थे, या कहीं इधर उधर का बोलकर जो है वो कैसेट्स का इंतजाम तो
कर लिया गया। फिजियोथेरेपी की क्लास 9 से 2 बजे तक थी, तो मेरा स्थायी रहने की व्यवस्था अब यहाँ पर हो गई और मैं फिजियोथेरेपी का एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर प्रवेशित हो गया। अब फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया, काफ़ी पढ़ाई करना पड़ती थी। अब डॉक्टरी की ओर औपचारिक रूप से हम डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, तमाम, तो पढ़ा भी क्या करते थे। लेकिन अब ऐसे में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी और आई, मुझे एक अवसर और मिला। इस समय इंदौर के एक संगठन में ब्रेव प्रेस चल रही थी और उस ब्रेव प्रेस को एक प्रूफ रीडर की आवश्यकता थी। तो चूंकि मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा था और सारी नॉर्मल चीज़ों का मुझे ज्ञान था, तो उस संगठन ने प्रूफ रीडर के लिए दृष्टिबाधितों से संपर्क किया और उन्होंने कुछ ऐसे दृष्टिबाधितों को विज्ञापन नहीं निकाला, बस ऐसे ही एक दूसरे से कहकर कि हमें इस प्रकार की आवश्यकता है, यदि कोई हो तो बताइएगा। तो फिर मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि इस संगठन को इस प्रकार की आवश्यकता है, क्या तू करना चाहेगा? तो मैंने बोला कि देखते हैं, अब इधर क्लास भी रहना है और ये मुझे अनुमति नहीं देते हैं किसी भी चीज़ की, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन क्या मैं उस संगठन में प्रूफ रीडिंग के लिए गया, कौन सा वो संगठन था और कैसे फिजियोथेरेपी के साथ साथ मैंने इस अवसर को भी भुनाया, ये सब पार्ट 111 में। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे, आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Send button.